हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो माय डियर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो के बारे में, फॉर्मेट के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम लोग कुछ कॉमन पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो इनके बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इनका अलग से डिटेल डिस्कशन करना आप लोगों से ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में देखा गया है 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का, मैंने आपसे कहा कि 8 मार्क्स का चैप्टर है आपका ये, जिसमें 2 तो आपके एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के, और बाकी 6 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन आएगा बड़ा, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में देखना पड़ेगा। एक पूरी आपको बैलेंस शीट दे देंगे नोट्स टू अकाउंट्स के साथ, और साथ ही साथ आपको 2 से 3 एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको डिविडेंड देखने को मिलता है, जिसमें आपको टैक्स के बारे में देखने को मिलता है, जिसमें आपको मशीनरी या फिक्स्ड एसेट के बारे में देखने को मिलेगा, साथ साथ में उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वैसे तो इन सब के बारे में डिस्कशन आपके साथ फॉर्मेट में कर चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं इसको थोड़ा अलग से एक बार फिर से डिस्कस करूंगा। दोबारा डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है जी। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? कॉमन पॉलिसीज में हमारा पहला है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब तो सभी को पता ही है। डिविडेंड का मतलब होता है जब शेयर्स पे डिविडेंड दिया या लिया जाता है। जब मैं शेयर्स खरीदता हूं तो इसका मतलब मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं पैसा क्या कर रहा हूं? इन्वेस्ट कर रहा हूं। जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो बदले में मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब डिविडेंड मिलेगा तो वो पैसा रिसीव हो रहा है, तो हमारा इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाता है, और जब इन्वेस्टिंग में प्लस हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड, तो हम ऑपरेटिंग में माइनस कर देते थे। ये चीज मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। और जब मैं किसी से शेयर्स में इशू कर रहा हूं, किसी से पेमेंट ले रहा हूं, जब शेयर्स इशू करूंगा और पेमेंट ले रहा हूं, तो ये कहां का पार्ट है? ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। जब मैं डिविडेंड पे करूंगा तो उस केस में क्या होगा? जब डिविडेंड हमारा पे हो जाएगा तो ये माइनस होगा कहां से? फाइनेंसिंग से, और एड बैक हो जाएगा कहां पर भला? आपके ऑपरेटिंग के अंदर। ये बात क्लियर है? पहले से ही आपको इसके बारे में बताया। अब थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, डिविडेंड आपका रिसीव भी हो सकता है और आपका पेड भी हो सकता है। अगर आपको डिविडेंड रिसीव के बारे में कह रखा है तो रिड्यूस करो कहां से भला? ऑपरेटिंग से, और ऐड कर दो इन्वेस्टिंग में। अगर पे कर रहे हो तो ऐड करो ऑपरेटिंग में, और रिड्यूस कहां से कर दो? फाइनेंसिंग में। ये कहानी तो आपको पहले से ही पता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की कहानी। तो माय डियर, डिविडेंड जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। डिविडेंड पेड इसकी बात चल रही है, रिसीव की नहीं, पेड की बात चल रही है। डिविडेंड पेड आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो इंटरिम डिविडेंड और एक प्रपोज्ड या फिर फाइनल डिविडेंड। माय डियर, होता क्या इंटरिम डिविडेंड? माय डियर, प्रपोज्ड डिविडेंड की कहानी थोड़ी सी बताऊं। जब डिविडेंड कभी भी डायरेक्टर्स अगर शेयर होल्डर्स को पे करते हैं तो देने से पहले वो लोग क्या करते हैं? पहले डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, मतलब डिक्लेयर करते हैं। जब डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है उसी को बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। मतलब पिछले साल उसका प्रपोजल डाला और करंट ईयर में उसका पेमेंट कर दिया। बात समझ में आती है? पिछली साल, जैसे आज में ये 2023 चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ? मैंने अगर इस साल प्रपोजल डाला है कि ठीक है यार, मैं आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे करने वाला हूं, या फिर 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दूंगा, या 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दूंगा, जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उसी हिसाब से डिविडेंड दे दिया जाएगा। तो मैंने आज ये प्रपोजल डाला तो इसको कहा प्रपोज्ड डिविडेंड। इसका पेमेंट कब होगा? मई 2024 में, अगले साल इसका पेमेंट होगा। ये छोटी सी कहानी होती है प्रपोज्ड या फिर फाइनल डिविडेंड की। मतलब वो 1 साल पहले प्रपोज किया जाता है और उसके 1 साल बाद क्या करते हैं? उसका पेमेंट करते हैं। पर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ये करंट ईयर में ही, जैसे ही आपने डिक्लेयर किया तुरंत आपको 30 दिन के अंदर अंदर इसका पेमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो करंट ईयर में ही ये प्रपोज करेंगे और करंट ईयर में ही इसका पेमेंट हो जाएगा। 30 दिन मैक्सिमम होता है। इसके अंदर देखिए क्या है, इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट बीइंग डिक्लेयर्ड। जैसे ही आपने डिक्लेयर किया 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। 30 दिन के अंदर। ये कंपनी एक्ट कहता है, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 प्रॉपर्ली ये बात कहता है कि अगर आपने डिक्लेयर किया तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है जी। इसके प्रोविजंस खैर अलग हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है। तो थ्योरी के तौर पर आपको मैंने बता दिया कि मान लो एमसीक्यू में आ ही जाए कि मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज, तो 30 डेज होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। वैसे एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं। मेन ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको बता देता हूं, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में ही प्रपोज करते हैं, करंट ईयर में इसका पेमेंट हो जाता है। पर प्रपोज्ड डिविडेंड या फिर फाइनल डिविडेंड, मेन फेमस नाम तो इसका प्रपोज्ड डिविडेंड है, लेकिन फाइनल डिविडेंड के नाम से भी इसको जाना जाता है।
तो प्रपोज्ड डिविडेंड की क्या कहानी है? तो प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर शुड बी पेड इन द करंट ईयर। पिछले साल अगर प्रपोज किया तो इस साल क्या कर दो, आप पे कर दो, बात खत्म। ये थ्योरी का पार्ट था। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये रहा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटरिम डिविडेंड का क्या है? वही डिविडेंड वाला। डिविडेंड वाला क्या होता है कि भाई आप पेमेंट कर रहे हो तो फाइनेंसिंग से तो माइनस होएगा, फाइनेंसिंग से तो माइनस होएगा और ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? ऐड बैक हो जाएगा। तो वही कहा कि ऐड कर दो ऑपरेटिंग में और रिड्यूस कहां से कर दो? फाइनेंसिंग में। प्रपोज्ड डिविडेंड की क्या कहानी है? तो माय डियर आपको 2 साल के अगर दे देते हैं, देखो प्रीवियस ईयर का आप ऊपर ऐड करोगे और रिड्यूस कर दोगे। मतलब कहानी सिंपल सी है कि प्रीवियस ईयर के साथ छेड़खानी करनी है, करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं मान लीजिए 2022 और 2023 में दे रखा है और हमसे कहा गया है कि प्रपोज्ड डिविडेंड ये था 10,000 रुपए और ये है 15,000 रुपए, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी करना है इसके साथ करना है। मतलब इस 10,000 को ही आप क्या करेंगे? फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे और इसी 10,000 को ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। समझ में आती बात? ये किसकी बात चल रही है? ये प्रीवियस ईयर की बात चल रही है। वही कहा कि प्रीवियस ईयर डिविडेंड शुड बी एडेड इन ऑपरेटिंग एंड रिड्यूस फ्रॉम फाइनेंसिंग। कहानी बिल्कुल इंटरिम वाली है, लेकिन इंटरिम क्या होता है? एक पर्टिकुलर डिविडेंड होता है। इंटरिम की कहानी ही यही है, ओपनिंग और क्लोजिंग उसमें होता ही नहीं है। आपको बैलेंस शीट में मिलेगा ही नहीं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आपको सीधा सीधा आपके एडजस्टमेंट में मिलने वाला है। तो एडजस्टमेंट की सिंपल सी कहानी है, आप उसे ऑपरेटिंग में प्लस कर दें और फाइनेंसिंग में माइनस कर दें। करना प्रपोज्ड डिविडेंड के साथ भी यही है, लेकिन प्रीवियस ईयर के साथ, करंट ईयर को आप छेड़ेंगे नहीं। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था आपका डिविडेंड का, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो माय डियर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एग्जाम में आपको जो है 2 तरीके से देखने को मिलेगा और दोनों ही मैंने अलग अलग केसेस बनाए हैं। पहला केस 1 के नाम से मैंने लिखा, दूसरा केस 2 के नाम से मैंने लिखा। तो केस 1 में क्या कहा गया? अगर क्वेश्चन इस तरीके से देता है, कैसे 2022 और 2023 आपको बैलेंस शीट में दे दिया गया। आप थोड़ा ईयर्स पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ईयर आगे पीछे हो सकते हैं। आपका 2022 इधर हो सकता है और 2023 इधर हो सकता है, तो आप इधर से बढ़ता हुआ देखिएगा, ठीक है जी। तो ये कंफ्यूजन के लिए आपको एग्जाम में देता है। तो मैंने आपसे क्या कहा? 2022 और 2023 दे रखा है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या रखा है? 50,000 इतना है और 60,000 इतना। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको तो प्रोविजन फॉर टैक्स मान लेंगे और इसको टैक्स पेड मान लेंगे। समझ में आई बात? और अगर ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था, दोनों ही मतलब टैक्स का ट्रीटमेंट चाहे आपका प्रोविजन का हो चाहे टैक्स पेड का हो, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग का होता है। आप पिछली वीडियो में देखें, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले प्लस कर दिया जाता है और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद आपका टैक्स पेड माइनस कर दिया जाता है। तो अगर आपको केवल ऐसे ही दे रखा है तो इसको तो हम मान लेंगे जो करंट ईयर का है, इसको तो हम मान लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और जो प्रीवियस ईयर का है इसको हम मान लेंगे टैक्स पेड। तो ये तो आपका ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग में और ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग में ही, लेकिन वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद, और ये प्लस कहां हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले ऑपरेटिंग में ही, ठीक है। ट्रीटमेंट देखिए मैंने इसको थ्योरी में भी लिख रखा है ताकि आप लोग अगर समझ में ना आए तो यहां देख सकते हैं। तो क्या कहा गया? लास्ट ईयर प्रोविजन शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, टैक्स पेड मान लेंगे। मैंने सबको कहा कि एक तो टैक्स पेड और एक टैक्स मेड। ये टैक्स मेड है और ये टैक्स पेड है। तो मेड और पेड की सिंपल सी कहानी है कि मेड ऊपर प्लस होता है और पेड नीचे माइनस होता है। तो वही बात कही कि प्रोविजन शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब इसको आपको माइनस करना है ऑपरेटिंग में ही नीचे की तरफ। उसके बाद करंट ईयर की क्या कहानी है? करंट ईयर 60,000 की बात कर रहे हैं। करंट ईयर प्रोविजन शुड बी एडेड अंडर ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, उसे आप ऐड बैक कर देंगे। ये सिंपल कहानी। सिंपल कहानी कब? जब आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दे और उससे जुड़ी हुई कोई एडजस्टमेंट आपको ना दी जाए। ये सिंपल सी कहानी होती है। लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है और साथ साथ में एडजस्टमेंट भी दी है, तब क्या किया जाए? अगर आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है और एडजस्टमेंट में टैक्स दे रखा है कि टैक्स पेड इतना है या फिर प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर इतना है, तब क्या किया जाए? माय डियर एक चीज और इसमें मैं बता दूं चाहूंगा कि मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको बैलेंस शीट में दे ही नहीं रखा, आपको डायरेक्ट एडजस्टमेंट में टैक्स पेड दे रखा है, भाई साहब टैक्स पेड इतने इतने रुपए हैं,
तो क्या करें, तो माय डियर उसी टैक्स को मेड मान लेना है, उसी को पेड मान लेना है, जैसा हम लोग डिविडेंड में करते हैं कि अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं देता तो उसी को हम प्रपोज मानते थे और उसी को हम पेड मान लेते थे। उसी तरीके से हमें टैक्स में भी करना है। अगर खाली हमें टैक्स पेड दे रखा है और इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दे रखी तो उसी को हम प्रोविजन मानेंगे और उसी को हम टैक्स पेड मानेंगे, तो उसको एड बैक कर देंगे ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद उसे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट दे रखा है तो ये तो आपका पेड हो गया और ये आपका क्या हो गया, मेड, ये तो आपका केस बनता। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। केस 2 में क्या है कि भाई साहब सिंपल क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000 और 60,000 आपको दे रखा है। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रखा है कि भाई साहब ये प्रीवियस ईयर का 50,000 और ये 60,000। अगर कुछ नहीं दे रखा तो मैं क्या मानूंगा, इसको पेड और इसको मेड, यही तो बताया मैंने, इसको प्रोविजन मान लूंगा और इसको टैक्स पेड मान लूंगा। लेकिन एडजस्टमेंट दे रखी है लास्ट में, क्या कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000, आपने 20,000 रुपए का टैक्स पे किया है। अब क्या किया जाए, तो माय डियर ज़्यादा बेस्ट है इस टाइम पर आप अकाउंट बना लें, किसी और चक्कर में ना पड़े। कोई आपसे कहने लगे कि यार स्टेटमेंट बना दो या ऐसी प्लस माइनस करके निकाल दो, आंसर आ जाएगा पर नंबर नहीं मिलेंगे। वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, ये आपको अकाउंट तैयार करना है वर्किंग नोट में, और वर्किंग नोट में प्रॉपर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। माय डियर जो भी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से करके आनी है। अगर आप नहीं करते इसमें आपकी खुद की गलती होगी। ठीक है जी। तो मैंने आपसे कहा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाए, खाता आपने बनाया, चलिए जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट आपने तैयार करना है। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दे ही रखा है, ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा। चूंकि प्रोविजन लायबिलिटी है तो शुरुआत यहां से होगी अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहां टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपने ओपनिंग बैलेंस डाला 50,000 और यहां पर 60,000 आपने क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया। इसके बाद क्या, टैक्स आपने जो पे किया इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो जरा देखें, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं ना टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 20,000 आपने पे कर दिए। तो अब बताएं जरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कहां है जी, ये रहा। डेबिट में है क्रेडिट में जी, डेबिट में। तो प्रोविजन के डेबिट में लिखना है क्या, नाम अपोजिट वाले का अमाउंट उसकी खुद की पुरानी पोस्टिंग है, 11th क्लास में सिखाई है। तो मैंने क्या किया, टू कैश अकाउंट के नाम से मैंने यहां पर डेबिट में डाल दिया। जैसे ही मैंने डेबिट में डाला तुरंत क्या हो गया, आपको बैलेंस अब बंद करना है, खाता बंद करना है। तो बैलेंसिंग फिगर से आपने बैलेंस निकाला, ये 30,000 रुपए, मतलब इसको प्लस कर दिया 80,000 और 80,000 50,000 माइनस किया 30,000 आपका इधर आ गया, इसे पी एंड एल बोल देंगे। तो माय डियर ये हो जाएगा टैक्स पेड, जो कि वैसे भी टैक्स पेड है, लिखा भी तो है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये बन जाएगा आपका मेड। ठीक है जी, ये आपका मेड बन जाएगा। मतलब ये 30,000 तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले प्लस हो जाएंगे, और ये 20,000 टैक्स पेड है, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद माइनस कर दें। क्या है ट्रीटमेंट, एड 30,000 इन ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लिखा नहीं है यहाँ पर लेकिन आप ध्यान रखिएगा एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और ये 20,000 क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग में ही, आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में माइनस करेंगे एज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों एडजस्टमेंट समझ में आती है, कहने को दोनों है पर बता बहुत कुछ रखा है। माइडियर से फटाफट नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। फिलहाल बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि माय डियर जितने भी मैं आपको एडजस्टमेंट बता रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, आप इसको करिएगा। बची भी आपकी 2-3 एडजस्टमेंट और थी, उनको और हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।